गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी स्कूल पर। आप लोगों को 9th क्लास का एक लेक्चर मिल चुका है सेल के चैप्टर का। उसी का अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को जो ऑर्गन्स बचे हुए थे वो ऑर्गन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑर्गन आपको पढ़ाए जाएंगे और फिर उसके बाद उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम, डीएनए, सेल डिवीज़न, इससे रिलेटेड जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं ये सारी बातें और चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। तो ये है आपके 9th क्लास का सेकंड पार्ट। तो आइए इस पार्ट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को सेल ऑर्गन के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःस्रावी जालिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, सेल डिवीजन, ये सब चीजें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए अगला बढ़ते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःस्रावी जालिका, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। देखिएगा यहां पर ये इस तरीके की जो संरचना है, जो ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट को हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस ब्रैकेट को हम लोग सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको, अगर ये मौजूद है तो इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और याद रखिएगा, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये राइबोसोम मौजूद नहीं है तो उसे हम कहते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक सिंपल मतलब हुआ, उस सिंपल मतलब को समझिएगा। अगर ये मौजूद है तो रफ, अगर राइबोसोम नहीं मौजूद है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम इसको जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब यह हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम प्रेजेंट देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम absent देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इधर, जैसा कि मैंने और भी ऑर्गन्स में आपको बता रखा है कि डिस्कवर्ड बाय क्लाउड एंड पोर्टर, इसकी खोज किसने किया था एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर जो पाई जाती है, क्लाउड एंड पोर्टर ने। सिस्टर्नी फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक, ये जो पैचेस बने हुए हैं इन्हें हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल मेड अप फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःस्रावी जालिका की खोज क्लाउड और पोर्टर ने किया था। सिस्टर्नी अंतःस्रावी जालिका में पाई जाती है। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःस्रावी जालिका का बना होता है। ग्लाइकोजन का भंडारण अंतःस्रावी जालिका में होता है। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन इज अ फूड, स्टोरेज फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में सेल के किस पार्ट में स्टोर होता है, तो हम उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, टू टाइप्स की है, स्मूथ है तो राइबोसोम absent, रफ है तो राइबोसोम प्रेजेंट। बस यही मान के चलिए, यही दो चीजें यहां पर होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। यहां देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिख रहा है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं और लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये आप देख ही रहे हैं, यहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डिस्कवर्ड बाय अल्टमन, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग सारे ऑर्गन्स की जो डिस्कवरी है
वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। किसने खोजा था, किसने बताया था, किसने एक्सप्लेन किया था, वो सारी बातें यहां पर आपको समझ में आ गई। क्रिस्टी क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी, यानी उंगली के समान संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और हां, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेल बाय माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो एनर्जी बनती है उसे हम एटीपी के फॉर्म में मानते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो उस क्लास में आपको बाकायदे एटीपी कैसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यह पूरा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था और उंगली के समान संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। देखिए, डीएनए केवल क्रोमोसोम या न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि ये बताइए क्रोमोसोम के अलावा या न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और किस जगह पर पाया जाता है, तो हम उसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, उंगली के समान संरचना, और इसे हम पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, अब आइए न्यूक्लियस की बात करते हैं। यानी जो मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर जो एक ये होता है केंद्रक, उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ द सेल। और मालूम होना चाहिए यही सेंटर क्या करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी न्यूक्लियस कंट्रोल्ड ऑल द पार्ट ऑफ द सेल। अब इधर देखिए, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। अब उस गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वॉल्डेयर ने किया था, लेकिन नामकरण किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा उसका नामकरण किया था फ्लेमिंग महोदय ने। यानी फ्लेमिंग ने खोजा था और वॉल्डेयर ने उसका नामकरण, यानी जो आज की डेट में जो आप क्रोमोसोम जानते हैं, क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है जो मदर यानी मदर या फादर के जो कैरेक्टर हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर हैं, वह कहां पहुंचता है, वह सीधा का सीधा ट्रांसफर होकर के नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई चीज जा रही है तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो वो है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए पाया जाता है। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था और जीन की खोज जॉनसन ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट क्या होता है, जीन होता है। जीन से डीएनए बनता है और डीएनए से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इसीलिए जीन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन एंड डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, एंड आपको मालूम होना चाहिए क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्डेयर। गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर महोदय ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कितने पेयर होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वही ये डिसाइड करता है कि कौन लड़का होगा, कौन लड़की होगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि लड़का या लड़की के डिसाइडिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम 23rd क्रोमोसोम होता है पेयर में।
और हाँ, 22 जोड़े जो होते हैं जिनको 22 पेयर कहते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, यानी लड़का या लड़की में सेम होते हैं, बट जब जेंडर की बात आती है तो लड़के और लड़कियों में 23वां गुणसूत्र ही डिसाइड करता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप बॉय हैं तो 44A यानी ऑटोसोम, और गर्ल हैं तो भी 44A ऑटोसोम। अगर बॉय हैं तो 23वां जोड़ा XY होगा, और अगर आप गर्ल हैं तो XX होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मेल और फीमेल अगर है तो दोनों में सेम है, बट XY इधर है और XX इधर है। तो हमारे कहने का एक सिंपल मतलब है, अगर आप बॉय हैं तो 44A प्लस XY, अगर आप गर्ल हैं तो 44A प्लस XX होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लड़का और लड़की को डिसाइड करने के लिए 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, और आपको मालूम होना चाहिए ये एक स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए और आरएनए का। हमारी बॉडी में अगर जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं मेनली, एक डीएनए एक आरएनए। अगर किसी भी चीज में डीएनए काम नहीं करता है तो उसकी जगह पर आरएनए उस जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है और ये थाइमिन है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, ये जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी बॉन्ड से ये दोनों हेलिक्स जुड़े होते हैं। और याद रखिएगा, डीएनए डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स यानी एक धागे की तरह संरचना होती है। और आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए कि ये जो डबल हेलिक्स है इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और सुनिएगा, थाइमीन हमेशा, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? तो देखिएगा आगे अभी आपको दिखाई देगा। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। और आइए आपको समझाते हैं इधर आगे। देखिए, यहां देखिएगा, जहां पर थाइमीन डीएनए में है लेकिन यहां पर यूरेसिल है। तो डीएनए और आरएनए में जब आप अंतर की बात आ जाती है तो डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा जो डिफरेंस माना जाता है वो इस थाइमीन और यूरेसिल को माना जाता है। और ये सब क्या है? तो ये सब शुगर हैं और ये सब यहां के एजेंट हैं जो एक दूसरे को बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ये चारों होते हैं डीएनए में। और आपको सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स में केवल यूरेसिल होता है जिसको हम आरएनए के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इधर, देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। आपको अभी अभी जस्ट बताया हमने कि डीएनए का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए से और डीएनए का निर्माण जीन से होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन बट डीएनए मेड अप फ्रॉम जीन। सेंट्रोमियर इज द ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो यहां है ना, ये पॉइंट यहीं से ब्रेक होकर के अगली पॉइंट में चला जाता है। और याद रखना, हम लोगों में तो डबल हेलिक्स होता है लेकिन बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। केवल बैक्टीरिया ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए और सुनिए, एक बात बताओ, डीएनए तो एसिड है लेकिन डीएनए बना किस चीज का होता है? बेस यानी क्षार का बना होता है। लेकिन यह बताओ, डीएनए में एसिडिक नेचर किसकी वजह से आता है? तो याद रखना, डीएनए में एसिडिक नेचर फास्फोरिक अम्ल की वजह से आता है। यानी एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। यानी एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। अगर फास्फोरिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट है तो वह एसिडिक नेचर का होगा, और नहीं प्रेजेंट है तो वह एसिडिक नेचर का नहीं होगा। जबकि डीएनए मेड अप फ्रॉम बेस,
जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब क्या है? तो ये सब बेस के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन डीएनए में जो एसिडिक नेचर आता है वो किसकी वजह से आता है? तो अभी आपको मैंने क्लियर किया, फास्फोरिक एसिड की वजह से। एडेनिन थाइमीन के साथ में जुड़ता है, यानी ए डबल बॉन्ड होता है थाइमीन, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले देखिए इस स्ट्रक्चर को हमने आपको दिखाया था, तो ये आप समझ जाओगे। देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, कहीं 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 ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सब चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। और सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब देखिए आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो आरएनए 3 तरीके का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यानी याद रखिएगा आरएनए आर 3 टाइप्स। आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो अब आप ये कहोगे कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का कैसे होता है? मैसेंजर मतलब एमआरएनए, ट्रांसफर मतलब टीआरएनए, और राइबोसोम मतलब आरआरएनए। इधर देखिएगा, जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना, और रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन डीएनए टू डीएनए बनना। यानी अगर मैं कहता हूं कि भैया एक डीएनए खराब हो गया है, उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए से डीएनए बनना, और ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना। यानी ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन, यानी हम इसे एमआरएनए से प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस हैं चारों, ये आपको जानना होगा। तो कहने का मतलब आरएनए कितने टाइप का होता है? तो आरएनए 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना। और याद रखिएगा रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन डीएनए टू डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, और रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम लोग आरएनए से डीएनए बनता है, और ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ध्यान रखिएगा जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था, अभी अभी जस्ट आपको मैंने बताया। यानी कौन सा जीन बॉडी के किस ऑर्गन को बनाता है, इस बारे में जानकारी एक हिंदुस्तानी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने किया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेल डिवीजन, बेटा याद रखना हम पैदा एक कोशिका में हुए थे, सिंगल सेल में, लेकिन आज की डेट में अरबों खरबों कोशिकाएं बन गई हैं। तो उसके पीछे का रीजन यह है कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है? सेल डिवीजन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, हमारी बॉडी में हमेशा क्रोमोसोम डिवाइड होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम डिवाइड होगा। तो देखिएगा माइटोसिस डिवीजन वाल्टर फ्लेमिंग ने खोजा, माइटोसिस वाल्टर फ्लेमिंग ने खोजा, मियोसिस फॉर्मर एंड मोरे ने इसको डिस्कवर किया था। अब आप लोगों को एक चीज और जानना होगा, अमाइटोसिस डिवीजन फाउंड इन बैक्टीरिया। अमाइटोसिस डिवीजन जीवाणु में पाया जाता है। अमाइटोसिस डिवीजन फाउंड इन बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर अमाइटोसिस डिवीजन फाउंड इन बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए इसका मतलब समझा देते हैं कि अमाइटोसिस डिवीजन जो होता है वह बैक्टीरिया में फाउंड होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में आप जान लीजिए क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता। क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट सेल डिवाइड हो जाती है, इसीलिए हम इसको अमाइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और अमाइटोसिस डिवीजन एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। अमाइटोसिस डिवीजन मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता। मनुष्य के शरीर में सिर्फ 2 डिवीजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। ध्यान रखिएगा, सुनिए। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, देखो माइटोसिस डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल। देखिए जब पिता का स्पर्म और माता का ओव्यूल मिलता है तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। और याद रखिएगा ये जो जाइगोट है ना, यही जो जाइगोट है, इसी से 1 का 4 बनता है, 4 का 16, 16 का 64, इस तरीके से पूरा सब कुछ बनता हुआ चला जाता है। तो मैं अब आपको कुछ चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी बात आए कि ये बताइए मियोसिस डिवीजन कहां पर होता है, तो जाइगोट यानी रिप्रोडक्टिव सेल में। और अगर पूछा जाता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक का मतलब होता है ये सब शरीर, काया कोशिका।
तो याद रखना बेटा, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम 9 महीने के अंदर अंदर 1.5 फीट के हो जाते हैं, और जब हम 16 साल तक बाहर आकर के वृद्धि करते हैं तो हमको 16 साल लग जाते हैं 6 फीट होने में। तो कहने का मतलब यह है कि 9 महीने में 1.5 फीट, तो अगर मान लो बाहर हम आए तो 15-16 साल में तो हमारी 22-23 फीट हाइट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मान लो उस तरीके का डिवीजन होता रहा तो शरीर काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, जब कभी भी हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो जाइगोट में रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस यानी 1 की 4 कोशिकाएं बनती हैं, और जब हम बाहर आ जाते हैं तो हमारे शरीर में मियोसिस नहीं माइटोसिस होता है, जो कि सोमैटिक सेल में होता है, और 1 की 2 कोशिकाएं बनती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मियोसिस की बात आए तो 1 का 4 हो जाता है, और जब कभी माइटोसिस की बात आ जाए तो 1 की 2 कोशिका बनती है। मियोसिस डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल, बट माइटोसिस डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने है माइटोसिस डिवीजन, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखो सारी अवस्था, ऐसा तो है नहीं कि बस तुरंत ऐसे हुआ और डिवीजन हो गया, सबकी अपनी अवस्था होती है। इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। देखो ध्यान से, इंटरफेज में केंद्रक झिल्ली का विलुप्त हो जाना, ध्रुवों का निर्माण होना, गुणसूत्र का विभाजन होना, केंद्रक झिल्ली का पुनरुद्भव होना, कोशिका का विभाजन होता। यानी इसको आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो इधर ध्यान से, इंटरफेज में क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर की मेम्ब्रेन हट जाएगी। ये देखो प्रोफेज में क्या होगा, ये हट गया, और देखो क्रोमोसोम इधर उधर ढूंढने लगे। अब पोल फॉर्मेशन कब होगा, देखिए पोल बन गए, 2 पोल, अब खींचेंगे दोनों को। अब पोल फॉर्मेशन मेटाफेज में हुआ, और एनाफेज में क्या होगा, आप देख लीजिए क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, और टीलोफेज अवस्था में और साइटोकाइनेसिस में 1 कोशिका का 2 कोशिका यहां पर बन गया, क्योंकि ये डिवीजन क्या था, माइटोसिस। इस पीडीएफ को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम टाइम टेकन बाय इंटरफेज, यानी सबसे ज्यादा समय इस अवस्था में लगता है। उसके बाद जितनी भी अवस्थाएं हैं इनमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और मिनिमम टाइम टेकन बाय द साइटोकाइनेसिस स्टेज, यानी सबसे कम समय इस अवस्था में लगता है। और हां, हमारे शरीर में अगर घाव भरता है, तो मतलब जैसे चोट लग गई और फिर इसके बाद फिर उसी तरीके से हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, माइटोसिस। यानी माइटोसिस के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल। यानी वो घाव भरना, यानी वाउंड हीलिंग जिसको कहा जाता है, वह किस किस डिवीजन के माध्यम से भरता है, तो उसे हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मियोसिस है, मियोसिस में भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहां पर 1 का कितना बन जाता है बेटा, 4। ये ध्यान रखिएगा, 1 की 4 कोशिका। और मियोसिस डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल, मियोसिस डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल, एंड माइटोसिस डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर दिया होगा। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल। सेल आर इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हैं लिपिड का बना होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटर एनवायरनमेंट। यानी बाहर की ओर जो लिक्विड होता है, जो अंदर की ओर लिक्विड होता है, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करती है। इन प्लांट सेल, सेल वॉल कंपोज मेनली सेलुलोज, पढ़ा चुका हूं, एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड। द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इनेबल द सेल वॉल ऑफ प्लांट फंगाई एंड बैक्टीरिया तो एग्जिस्ट इन द हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट द ब्रस्टिंग, यानी यह फटने से बचाता है। The nucleus is and the eukaryotic is separated from the cytoplasm by the double layered membrane and the directed life of the process of the cell। यानी ज्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं वह डबल लेयर्ड होते हैं, ताकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म ना जा पाए और उसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर की ओर ना आ पाए।
इसी तरीके से आप देखोगे आपको ये सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेल का चैप्टर आपका हो गया। अब हम आगे आप लोगों को डिविजन्स पढ़ाएंगे और क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।